नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज की क्लास में हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए साइंस विषय का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। विशिष्ट चालकता का मात्रक हो जाता है वो सी है, प्रति ओम प्रति मीटर। प्रति ओम प्रति मीटर है विशिष्ट चालकता का मात्रक। विशिष्ट चालकता का मात्रक जो है प्रति ओम प्रति मीटर होता है, जिसको हम आर से सूचित करते हैं विशिष्ट चालकता को, जो रो एल बाई ए होता है इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट एग्जाम में आता है। रो विशिष्ट प्रतिरोध को डिनोट करता है, और ये जो एल है, ये एल जो है तार की लंबाई को डिनोट करता है, ए तार की क्षेत्रफल को डिनोट करता है, आर प्रतिरोध को डिनोट करता है। इसका ही रो इक्वल टू होता है आर बाय एल, आर ए बाय एल, इसी को पलट दिया गया है। तो विशिष्ट चालकता के इक्वल टू होता है 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट चालकता के इक्वल टू होता है 1/, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, जिसको हम के से डिनोट करते हैं प्रति ओम प्रति मीटर। फॉर्मूला होता है विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। चालकता का ऐसा मात्रक जो होता है प्रति मीटर प्रति ओम प्रति मीटर होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। 1 हॉर्स पावर जो होता है इसका आंसर हो जाएगा, पहले ए हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ए। एक का हो जाएगा ए। वाट बराबर होता है न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। वाट बराबर होता है न्यूटन मीटर पर सेकंड। और दो का हो जाएगा सी। किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट के बराबर होता है 1 किलो वाट के बराबर। 1 किलो वाट घंटा बराबर जो होता है ये होता है, ये होगा 3.6 गुने 10⁶ जूल के बराबर होगा। और 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। 1 वाट जो होता है वो कितने बराबर होगा, वाट बराबर जो होता है न्यूटन मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा। और किलो वाट जो होता है 1000 वाट के बराबर होता है। और 1 किलो वाट घंटा जो होता है 3.6 गुने 10⁶ जूल के बराबर होता है। और 1 हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका आंसर। सही मिलान कीजिए तो 1 वाट बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन प्रति मीटर प्रति सेकंड। 1 किलो वाट बराबर हो जाएगा 1000 वाट। और 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁶ जूल के बराबर होता है। और 1 हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबाई L और त्रिज्या R वाले किसी बेलनाकार तार में प्रतिरोध R है, तो उसी सामग्री में बनी आधी लंबाई वाली और दुगुनी त्रिज्या वाली तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा C, R/8 हो जाएगा इसका। प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। अभी जैसा कि हमने देखा था, प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, जिसको हम रो को कांस्टेंट है, एल जो है
इसका आधा कर दिया गया है और त्रिज्या को दोगुना कर दिया है, जिसके कारण ये 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया, तो ये R/8 हो गया है। प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। किसी चालक का प्रतिरोध R, तो चालक की लंबाई समानुपाती होगी R समानुपाती L के बराबर होगा। R समानुपाती जो होगा वो L के बराबर होगा। और दूसरा नंबर में जो होगा R व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया के बराबर होता है। और तीसरा नंबर में है चालक के तार की तापमान निर्भर करता है। चालक के तार के तापमान पर निर्भर करता है, जिसका फॉर्मूला होता है R टेम्परेचर इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस म्यू टी होता है। R0 जो होगा RO 0 डिग्री सेल्सियस का प्रतिरोध होता है और RT जो होता है T डिग्री C का प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध बराबर फार्मूला होता है वोल्ट बटे विभवांतर बटे धारा होता है प्रतिरोध का फार्मूला। ये फार्मूला फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो एग्जाम में कई बार डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा है। इसका मात्रक होता है ओम, वोल्ट बाय एम्पियर। प्रतिरोध को रो से डिनोट करते हैं, RA/L होता है। ओम मीटर जो होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोधकता दो कारकों पर निर्भर करता है, किस किस चीज पर, तो पहला तापमान पर और दूसरा पदार्थ की प्रकृति पर। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। प्रतिरोधकता जो है दो कारकों पर निर्भर करता है, पहला तापमान पर और दूसरा पदार्थ की प्रकृति पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। गन मेटल किस मिश्र धातु के बने होता है? गन मेटल जो है किस मिश्र धातु के, गन मेटल किसकी मिश्र धातु होती है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, कॉपर, जिंक और टीन। गन मेटल बना होता है किस किस चीज का? कॉपर, जिंक और टीन का बना होता है फ्रेंड्स। कॉपर, जिंक और टीन, ये गन मेटल कॉपर, जिंक और टीन का बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कॉपर, जिंक और टीन का बना होता है। गन मेटल का उपयोग बंदूक बनाने में, बैरल, गियर, वायरिंग बनाने में होता है। गन मेटल में जो तांबा होता है, टीन, एसएन जो होता है वो 88% होता है। टीन, तांबा होता है 88%, टीन होता है 10% और जिंक होता है 2%। कॉपर, जिंक, निकेल ये जर्मन सिल्वर होती है की मिश्र धातु। कॉपर, जिंक, निकेल की मिश्र धातु जर्मन सिल्वर होती है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। सिल्वर में जो होता है 60% तांबा होता है और जिंक 20% होता है और 20% निकेल होता है। ये जर्मन सिल्वर का मात्रा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेप्थलीन तथा बेंजोइक अम्ल के पृथक्करण की श्रेष्ठ विधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऊर्ध्वपातन। नेप्थलीन और बेंजोइक अम्ल का जो पृथक्करण विधि है वो ऊर्ध्वपातन है। नेप्थलीन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेप्थलीन तथा बेंजोइक अम्ल के पृथक्करण की श्रेष्ठ विधि ऊर्ध्वपातन है। नेप्थलीन का जो सूत्र होता है C10H8 होता है। ये डायरेक्ट एग्जाम में आता है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर याद रखेंगे। C10H8 होता है और बेंजोइक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो C6H5COOH होता है। बेंजोइक अम्ल को कहते हैं। गर्म जल में डाला जाता है तो ये बेंजोइक अम्ल घुल जाता है और नेफ्थलीन गर्मी के कारण उत्पादन द्वारा वाष्पीकरण के बाद प्राप्त हो जाता है। नेफ्थलीन उत्पादन होता है और वर्ण लेखन या क्रोमैटोग्राफी किसी मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने की एक तकनीकी है। वर्ण लेखन क्या है?
तो ये वर्ण लेखन पूछता है, क्रोमैटोग्राफी, ये दोनों क्या है? तो ये किसी मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने की एक तकनीकी है, एक विधि है। वर्तमान में वर्ण पेपर वर्ण लेखकी, स्तंभ वर्ण लेखकी, गैस वर्ण लेखकी आदि प्रचलित तकनीकी है। ऊर्ध्वपातन में क्या क्या चीज होता है? ऊर्ध्वपातन के प्रमुख कारण जो है आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कहते हैं, ये सभी पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं। जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। आसवन विधि कहाँ पे यूज होता है? जब दो द्रव्यमानों के द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक पाया जाता है। जब अंतर अधिक पाया जाएगा तो आसवन विधि द्वारा मिश्रण को पृथक्करण किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, तो क्या मिलता है? क्या मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, बसीय अम्ल और ग्लिसरीन। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है बसीय अम्ल और ग्लिसरीन मिलता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर बसीय अम्ल और ग्लिसरीन मिलता है। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा ग्लिसरॉल और बसीय अम्ल का एस्टर होता है। सामान्यतः वयस्क व्यक्ति में 20 से 30% ऊर्जा वसा के रूप में प्राप्त होनी चाहिए। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ाने से होती है, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा बिलिरुबिन। इसका आंसर हो जाएगा बिलिरुबिन। पीलिया रोग रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ने से होता है। बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने से पीलिया रोग हो जाता है। पीलिया रोग जो होता है उसका कारण होता है बिलिरुबिन। रुधिर में बिलिरुबिन बढ़ जाने से पीलिया रोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। पीलिया रोग रुधिर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से होती है। पीलिया रोगी का पेशाब पीला, आंख और त्वचा पीला हो जाता है। पीलिया रोग का कारण यही है। पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। ये पॉइंट भी आया है, भी आया है फ्रेंड्स। पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया रोग को हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। पीलिया रोग को हम क्या नाम से जानते हैं? हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी से जो होता है रक्त क्षीणता रोग उत्पन्न होता है। रक्त शरीर में पोषक पदार्थ का परिवहन करता है। रक्त का काम है पोषक पदार्थों का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अमाशय में HCl के स्राव का प्रेरक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गैस्ट्रीन। इसका आंसर हो जाएगा गैस्ट्रीन। अमाशय में HCl के स्राव का प्रेरक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गैस्ट्रीन। ए हो जाएगा इसका आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अमाशय के जठर रस से HCl स्रावित होता है। अमाशय उदर गुहा के बाईं ओर स्थित होता है। अमाशय किधर होता है? उदर गुहा के बाईं ओर स्थित होता है। इसके 3 भाग होते हैं। अमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक होता है, पुंडिक होता है और पाइलोरिक होता है।
अमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फुल्डिक और पाइलोरिक होता है। पाइलोरिक भाग से जठर रस निकलती है। पाइलोरिक भाग से जठर रस निकलती है। अमाशय के कौन से भाग से जठर रस निकलती है? तो ये आंसर पूछेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पाइलोरिक भाग से जठर रस निकलती है, जिसमें एसीएल, श्लेष्मा तथा पेप्सिनोजेन होता है। किसमें? पाइलोरिक भाग से। एसीएल जीवाणुनाशक की तरह काम करता है तथा भोजन को अम्लीय बना देता है। भोजन क्या करता है? अम्लीय बना देता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान के पर क्यों उबलता है? ऊंचाई के जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने पर बिंदु नीचे आ जाती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ए है इसका आंसर। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर उबलने लगता है, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, जिससे उबलने का बिंदु नीचे हो जाता है। पृथ्वी की सतह से बढ़ती ऊंचाई के अनुपात में वायुमंडलीय दबाव जो होता है घटते जाता है। वायु के घटते दबाव के साथ साथ जो होता है जल का क्वथनांक घटते जाता है। जल का क्वथनांक भी घटेगा, वायु का दबाव भी घट जाता है। इसलिए पहाड़ों पर पानी कम तापमान पर उबलने लगता है और खाना देर से पकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिष्ट धारा। इसका आंसर हो जाएगा दिष्ट धारा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा बताने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रेरित धारा। इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रेरित धारा के लिए किया जाता है, न कि दिष्ट धारा के लिए किया जाता है फ्रेंड्स, प्रेरित धारा के लिए किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके अनुसार अंगूठे की दिशा बल को प्रेरित करता है और तर्जनी की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होता है और मध्यमा की दिशा में प्रेरित धारा की दिशा होती है। दक्षिण हस्त नियम अंगूठा नियम को ही बोलते हैं दक्षिण हस्त नियम। वृत्ताकार धारावाही तार के चारों ओर अपने दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार मोड़िए कि उंगली विद्युत धारा के प्रवाहित की दिशा में मुड़ जाए। जब इस हाथ का फैला हुआ अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। और है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अंगूठा तर्जनी मध्यमा की उंगली परस्पर लंबवत फैलाए जाए और यदि मध्यमा की उंगली से धारा I की दिशा तर्जनी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निरूपित हो तो अंगूठे से चालक के लगने वाला बल की दिशा निरूपित करता है। जनरेटर या डायनेमो का कार्य सिद्धांत दाएं हाथ के नियम पर आधारित है। किसके दाएं हाथ के नियम पर? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर आधारित है। कौन सा? जनरेटर और डायनेमो। मोटर का कार्य सिद्धांत फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित है। ये दोनों पॉइंट फ्रेंड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरेटर और डायनेमो, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, जनरेटर और डायनेमो, और मोटर जो है ये बाएं हाथ के नियम पर आधारित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। जिंक और पारा को आवर्त सारणी में निम्नलिखित उप समूह में रखा गया है।
तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। सी हो जाएगा, सेकंड बी में रखा गया है। जिंक और पारा को सारणी सेकंड बी समूह में रखा गया है। सेकंड बी के समूह जो है जिंक, कैडमियम और पारा है। फर्स्ट ए के है ली ना के रब सौ, मतलब फर्स्ट ए में जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है। और सेकंड ए में जो है बी मग का बी मग का सरबा, ऐसे हम याद करते हैं फ्रेंड्स, जिससे हमको इजली से याद होता है। और 4A का जो है CS सी सा जी सन पब, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, ये सब धातु आता है 4A में। पारा द्रव धातु भी कहा जाता है। बारहवें वर्ग के तत्व हैं ये तत्व जो है पारा, ये 12वें वर्ग के तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा बीटा गामा की वेधन क्षमता का आरोही क्रम में है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। बीटा, गामा और अल्फा ये अवरोही क्रम में है फ्रेंड्स, अवरोही क्रम में। तो गामा, बीटा और अल्फा हो जाएगा इसका आंसर बी। बीटा गामा की वेधन क्षमता अवरोही क्रम में जो होता है सबसे ज्यादा है गामा किरण की, इसके बाद बीटा किरण की, सबसे कम है अल्फा किरण की। आयनन क्षमता जो है सबसे ज्यादा अल्फा किरण की होती है, इसके बाद बीटा किरण की, सबसे कम जो होता है गामा किरण की होती है। और वेग जो होता है सबसे ज्यादा गामा किरण की होगा और बीटा किरण की, इसके बाद सबसे कम जो होगा अल्फा किरण की होता है। ये तीनों पॉइंट फ्रेंड्स ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे ही पॉइंट आते हैं। वेग की आरोही क्रम में सजाने के लिए बोल देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा गामा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन अल्फा। वेग और आयनन क्षमता, वेग और वेधन क्षमता दोनों सेम होता है और आयनन क्षमता इसका उल्टा होता है। अल्फा कणों की विशेषता निम्न है। अल्फा कणों को 2He4 के रूप में व्यक्त किया जाता है। अल्फा कणों की गति प्रकाश की गति का 1/15 भाग होता है। अल्फा कणों के आयनन क्षमता बहुत अधिक होती है। अल्फा कण विद्युत चुंबकीय तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के ही द्वारा विक्षेपित होता है। अल्फा कण स्फुरदीप्ति का गुण रखती है। अल्फा कण फोटो प्लेट को प्रभावित कर देती है। धनावेशित होने के कारण कैथोड की ओर विचलित होती है। कौन सा कण? अल्फा कण। एक अल्फा कण का उत्सर्जन होने पर परमाणु में 2 तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है एक अल्फा कण से। बीटा कण की विशेषता है, बीटा कणों की तीव्र गति के गतिमान इलेक्ट्रॉनों से बनी होती है। एक बीटा कण बीटा उत्सर्जन होने पर परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि होती है और द्रव्यमान संख्या में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्फुरदीप्ति प्रभाव प्रदर्शित करता है अल्फा कण भी और बीटा कण भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसी का एक्सप्लेनेशन है। फोटो फिल्म को काला कर देता है ये बीटा कण। ऋणावेशित होने के कारण एनोड की ओर विचलित होता है और बीटा कणों पर विद्युत व चुंबकीय दोनों क्षेत्रों का प्रभाव पड़ता है। अब है गामा किरण का। गामा किरणों की विशेषता निम्न प्रकार है। गामा किरणों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होता है। गामा किरण स्फुरदीप्ति प्रभाव प्रदर्शित करती है और गामा किरण चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों का गामा किरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और फोटोग्राफिक प्लेटों पर गामा किरणों का प्रभाव सर्वाधिक होता है। गामा किरणों की वेधन क्षमता विद्युत चुंबकीय विकिरणों में सर्वाधिक होती है। दिगंशी क्वांटम संख्या के आधार पर, जिसको हम कोणीय संवेग L कहते हैं, √L इंटू 1L+1 मल्टीप्लाई h/2π होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। इसको एक बार से 2 बार आप जरूर से जरूर रिवाइज करें, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही सर्च करके लाया गया है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टीआरई में पूछा जाने वाला हर एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्राइक्विन क्लोरोक्विन तथा पैलुड्रिन किस रोग के उपचार में प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, मलेरिया में उपयोग किया जाता है। कौन सा? प्राइक्विन क्लोरोक्विन तथा पैलुड्रिन किस रोग के उपचार में क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मलेरिया। इसका आंसर हो जाएगा बी, मलेरिया। प्राइक्विन क्लोरोक्विन तथा पैलोड्रिन मलेरिया रोग के उपचार में प्रयोग किया जाता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है। मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। मलेरिया मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया किसके कारण से होता है? मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया का परीक्षण RTDT, जिसको हम रेसिड डायग्नोस्टिक टेस्ट द्वारा किया जाता है। मलेरिया का उपचार परीक्षण किया जाता है। सिनकोना के छाल से प्राप्त क्विनाइन इस रोग के विरुद्ध दवा है। प्लेग पास्टुरेला पेस्टिस से होता है। प्लेग जो होता है पास्टुरेला पेस्टिस के कारण होता है और रोग है इसके कारक हैं। हैजा रोग जो है विब्रियो कोलाई के कारण होता है। हैजा रोग किसके कारण होता है? विब्रियो कोलाई के कारण। निमोनिया रोग जो होता है डिप्लोकोकल न्यूमोनी के कारण होता है। निमोनिया रोग डिप्लोकोकल न्यूमोनी के कारण होता है। और सिफिलिस रोग ट्रेपोनेमा पैलिडियम के कारण होता है। गोनोरिया रोग निसेरिया गोनोडिहा के कारण होता है। प्लेग रोग जो होता है पास्चुरेला पेस्टिस के कारण होता है। काला जार जो होता है लिस्मेनिया बालू मक्खी के काटने से होता है। ये लिस्मेनिया रोग, काला जार रोग जो होता है ये लिस्मेनिया नामक मक्खी जो होता है, इसमें बैक्टीरिया होता है, बालू मक्खी के काटने से होता है। हैजा रोग किसके कारण से होता है? विब्रियो कोलाई से होता है। निमोनिया रोग डिप्लोकोकल न्यूमोनी के कारण होता है। और सिफिलिस रोग ट्रिपोनेमा पैलिडियम के कारण होता है। और गोनोरिया रोग निसेरिया गोनोडिहा के कारण होता है। प्लेग रोग पास्चुरल पेस्टिस के कारण होता है। कालाजार लिस्मेनिया के कारण होता है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इससे एक क्वेश्चन जो है TRE 4 में आना ही आना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडप के नीचे हिस्से के फूले हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बीजांड कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, बीजांड कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, बीजांड कहा जाता है। अंडप के नीचे हिस्से के फूले हुए भाग को बीजांड कहते हैं। अंडप के नीचे हिस्से के फूले हुए भाग को बीजांड कहते हैं। बीजांड साधारणतया अंडाकार होता है। यह बीजांड वृत्त द्वारा बीजांडसन से संबंध रहता है। यह अंत में बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय से फल का निर्माण होता है। अंडाशय से ही फल का निर्माण होता है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुक्त पतन उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक समान त्वरण वाली गति का। मुक्त पतन उदाहरण है तो इसका आंसर हो जाएगा एक समान त्वरण वाली गति का उदाहरण है। मुक्त पतन उदाहरण है एक समान त्वरण वाली गति का। जब किसी वस्तु को मुक्त पतन के से नीचे गिराया जाता है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण g नियत रहता है। कौन सा नियत रहता है? g कांस्टेंट है फ्रेंड्स। ये g जो है 9.8 मीटर पर सेकंड जो होता है ये कांस्टेंट है। समय के साथ किसी वस्तु का सापेक्षित स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। गति किसको कहते हैं? समय के साथ किसी वस्तु की सापेक्षिक गति स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। ये वीडियो इसमें जो जितना भी क्वेश्चन लिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप जरूर 1 से 2 बार रिवाइज करिए। इससे आपको TRE में अवश्य ही क्वेश्चंस आएंगे।
थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।